हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एन यूनिवर्स डबल टू। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाउ टू ड्रा टीएस डायग्राम फॉर बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम, कि कैसे बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम के लिए हम टेम्परेचर एंट्रोपी डायग्राम को प्लॉट करेंगे। वो क्या प्रोसेस है उसको हम बताएंगे। तो सबसे पहले हमने एक्स एक्सिस पे एंट्रोपी को लिया है और वाई एक्सिस पे टेम्परेचर को लिया है। जैसे हमने लास्ट वीडियो में बात की थी कि बूटस्ट्रैप सिस्टम कैसे काम करता है, ये हमारे पास डायग्राम है। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि जो एम्बियंट एयर है वो मेरे पास फर्स्ट पॉइंट है और जो रैमिंग एयर है वो सेकंड पॉइंट है। तो जो एक से दो प्रोसेस है मेरी, पॉइंट 1 से 2 के बीच की जो प्रोसेस है उसको कहते हैं हम आइसेंट्रोपिक रैमिंग ऑफ एम्बियंट एयर। तो जो रैमिंग प्रोसेस है इसमें क्या हुआ कि जो ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन की वजह से मेरा जो टेम्परेचर है वो बढ़ गया है। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा कि मेरे पास जो फर्स्ट पॉइंट है वो पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट है और मेरा जो टेम्परेचर बढ़ेगा तो 1 से 2 की तरफ मैं जाऊंगा, फर्स्ट टू सेकंड पॉइंट की आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन की, मैं आइसेंट्रोपिक रैमिंग प्रोसेस की बात कर रहा हूँ। तो जो आइसेंट्रोपिक रैमिंग है 1 से 2, अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब है कि मेरी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट रहेगी, S1 इक्वल टू S2। अगर मैं यहाँ देखता हूँ इस पॉइंट पे मेरे पास S1 इक्वल टू S2, एंट्रोपी कांस्टेंट है, तभी इसको मैं आइसेंट्रोपिक प्रोसेस बोल रहा हूँ। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में अगर हम बात करें ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है। हमारे पास जो प्रोसेस होगी कि हमें जो पॉइंट मिलेगा दैट इज 2 डैश और मेरे पास जो पॉइंट होगा 1 to 2 डैश। ये जो प्रोसेस है मेरे पास एक्चुअल रैमिंग प्रोसेस है, क्योंकि एक्चुअल रैमिंग में क्या होता है कि जो इंटरनल फ्रिक्शन होता है इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से उसमें मेरी जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट नहीं रहती और जिसकी वजह से इसमें चेंज ही जाता है। लेकिन हमें पता हो कि जो 1 से 2 हमारे पास प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है और जो 1 से 2 डैश की प्रोसेस है ये हमारे पास एक्चुअल प्रोसेस है। उसके बाद जो पॉइंट्स आते हैं हमारे पास कि 2 पॉइंट था जो दैट बिकम्स इनलेट फॉर मेन कंप्रेसर, और जो पॉइंट 3 है अब ये पॉइंट हो गया आउटलेट फॉर कंप्रेसर। अब जो 2 से 3 की प्रोसेस मेरे पास आई है, इस प्रोसेस में क्या हुआ कि जो प्रोसेस हमारे पास 2 डैश हमारे पास हो गया, क्योंकि अब हमारे पास 2 डैश पॉइंट है, हम 2 डैश पॉइंट से चलेंगे। अब 2 डैश पॉइंट पे क्या है कि आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन है। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि मेरे पास जो प्रोसेस है 2 से 3, ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, ये जो प्रोसेस है दैट इज आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। इसका मतलब है कि यहां पे जो एंट्रोपी है S2 डैश इक्वल टू S3। लेकिन फिर वही बात कि एक्चुअल प्रैक्टिस में ये प्रोसेस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वहां पे इंटरनल फ्रिक्शन हो गई रिवर्सिबिलिटीज की वजह से। तो फिर मेरी जो प्रोसेस है उसमें थोड़ा चेंज आ जाएगा और मेरे पास जो नया पॉइंट आएगा वो एक्चुअल प्रैक्टिस के लिए ये 3 डैश पॉइंट होगा। अब मैं प्रेशर की भी बात कर ही लेता हूं कि जो पहला पॉइंट था यहाँ मेरे पास एम्बियंट एयर थी और यहाँ पे मेरे पास जो प्रेशर है दैट इज एम्बियंट प्रेशर, और मैं कह सकता हूँ कि ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। उसके बाद जो मेरे पास सेकंड पॉइंट था, ये जो पॉइंट है सेकंड पॉइंट, इस पॉइंट पे मेरे पास आइडियल रैम प्रेशर है और जो मेरे पास 2 डैश पॉइंट था यहां पे मेरे पास एक्चुअल रैम प्रेशर है। अब इसके बाद क्या है कि जब हमारी जो प्रोसेस हुई 2 डैश से 3, ये एक्चुअल आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन थी। 2 डैश से 3 डैश मेरे पास एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस है। ये जो डॉटेड लाइन की जो प्रोसेस है इसको मैं लिख सकता हूं कि ये एक्चुअल कंप्रेशन है। लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास जो प्रेशर है वो मेन कंप्रेशन का जो प्रेशर है वो हमारे पास सेम रहेगा और इसको मैं बोल सकता हूँ कि ये मेरे पास मेन कंप्रेसर प्रेशर ये हमारे पास है। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारी जो प्रोसेस है, अब ये जो 3 पॉइंट था हीट एक्सचेंजर के लिए इनलेट था और 4 पॉइंट यहाँ हुआ। जो 3 से 4 की प्रोसेस है उस दौरान क्या हुआ कि मेरे पास जो एयर है वो कूल्ड एयर हो गई है
और कूल्ड एयर की होने की वजह से उसका जो टेम्परेचर है वो कम हो गया है। टेम्परेचर कम है लेकिन प्रेशर मेरा हमने मेंटेन रखा है कि प्रेशर ड्रॉप नहीं हुआ, प्रेशर हमारा कांस्टेंट है। तो इसी प्रेशर लाइन पे मेरे पास नेक्स्ट पॉइंट आएगा, वो पॉइंट होगा पॉइंट 4। जो 3 से 4 प्रोसेस मेरे पास आई है, 3, क्योंकि हमारे पास पॉइंट ये था 3 डैश, 3 डैश से जो 4 की प्रोसेस है ये होती है कूलिंग। कूलिंग किसकी हेल्प से? रैमिंग एयर, क्योंकि रैमिंग एयर हीट एक्सचेंजर से पास करती है, इस एयर की हेल्प से कूलिंग हुई है और जिसकी वजह से जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो गया है, वो टेम्परेचर मेरा 4 हो गया है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अब प्रोसेस मेरी होगी कि 4 तो मेरा ये आउटलेट था हीट एक्सचेंजर का, 4 के बाद ये इनलेट हुआ सेकेंडरी कंप्रेसर का, और 5 नंबर हुआ आउटलेट सेकेंडरी कंप्रेसर का। मेरे पास प्रोसेस हुई 4 से 5। अब सेकेंडरी कंप्रेसर में क्या हुआ कि सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि 4 से 5 में कंप्रेसर से पास किया एयर, तो उसका जो टेम्परेचर है और उसका जो प्रेशर है दोनों बढ़ जाएंगे। तो सबसे पहले बात करूँगा मैं 5th पॉइंट पे जाऊँगा 4 से 5। अब वही बात है कि ये मेरे पास जो प्रोसेस है, यहाँ अगर मैं देखता हूँ 4 और 5 पे मेरी जो एंट्रोपी है S4 इक्वल टू S5, तो इसको मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास ये जो प्रोसेस है ये आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में दिस इज नॉट पॉसिबल। एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होगा कि इंटरनल फ्रिक्शन होगा इरिवर्सिबिलिटीज की वजह से, और जिसकी वजह से मेरी जो प्रोसेस है वो थोड़ी डाइवर्ट हो जाएगी, और मेरे को जो पॉइंट मिलेगा वो 5 डैश पॉइंट यहाँ पे मिलेगा। अब मेरी जो प्रोसेस हुई 4 से 5 डैश तक हुई, और ये मेरे पास जो प्रोसेस है 4 से 5 ये एक्चुअल कंप्रेशन प्रोसेस है बाई सेकेंडरी कंप्रेसर की हेल्प से, और जो 4 से 5 है ये मेरे पास आइसेंट्रोपिक है, आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन। लेकिन इस प्रोसेस में क्या है कि जो मेरे पास जो प्रेशर है वो यही रहेगा, कि मेरे पास जो प्रेशर की मैं बात करता हूँ, ये जो पॉइंट है कि मेरे पास जो प्रेशर की लाइन है वो यही रहेगी, और इसको मैं कहूँगा कि ये मेरे पास जो है सेकेंडरी कंप्रेशर प्रेशर है ये। अब मेरे पास जो पॉइंट हुआ वो 5 डैश पे मैं आ चुका हूँ। अब 5 डैश से मतलब है कि मेरा यहाँ 5 डैश एक्चुअल की बात करता हूँ, ये अब इनलेट है सेकंड हीट एक्सचेंजर का, और सेकंड हीट एक्सचेंजर का आउटलेट हुआ नंबर 6। मतलब कि मैं जाऊँगा 5 डैश से 6 तक। जब हीट एक्सचेंजर से पास करेंगे रैमिंग एयर की हेल्प से जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो जाएगा, चिल्ड एयर में कन्वर्ट हो जाएगा, टेम्परेचर ड्रॉप होगा लेकिन प्रेशर हमने रिड्यूस नहीं किया, प्रेशर ड्रॉप दैट इज नेग्लिजिबल। तो 5 डैश से मैं जाऊँगा 6 पॉइंट पे, और यहाँ पे क्या हुआ कि मेरा जो टेम्परेचर है वो ड्रॉप हो गया क्योंकि हीट एक्सचेंजर से प्रोसेस हुई है और हमने रैमिंग एयर की हेल्प से एयर को ठंडा किया है। तो उसके बाद जो मेरे पास पॉइंट था 6, इनलेट हो गया कूलिंग टरबाइन के लिए, और इसका आउटलेट हुआ नंबर 7। 6 से 7 की प्रोसेस वो कूलिंग टरबाइन में हमारी एग्जिस्ट करेगी। जब 6 से 7 कूलिंग टरबाइन से पास करेंगे, कूलिंग टरबाइन का मेन काम क्या है? टेम्परेचर और प्रेशर दोनों को कम कर देना। जब टेम्परेचर भी कम होगा, प्रेशर भी कम होगा, तो हमारे पास क्या होगा, जो पॉइंट है वो नीचे की तरफ आएंगे। तो मेरे पास ये पॉइंट आ गया है। इस पॉइंट को मैं कह सकता हूँ कि ये जो पॉइंट है ये मेरे पास 7 नंबर पॉइंट है। लेकिन अब वही बात है कि इसमें एक्सपेंशन होगा। अगर इस पॉइंट के नीचे मैं देखता हूँ मेरे पास S6 इक्वल टू S7, जो एंट्रोपी है वो कांस्टेंट है, और जब एंट्रोपी कांस्टेंट होती है प्रोसेस आइसेंट्रोपिक होती है। तो इस प्रोसेस को मैं कह सकता हूँ कि ये जो प्रोसेस है ये मेरे पास आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन प्रोसेस है। लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में ड्यू टू इंटरनल फ्रिक्शन, ड्यू टू इरिवर्सिबिलिटीज़ की वजह से ये पॉसिबल नहीं है। तो मेरे पास ये जो पॉइंट है वो शिफ्ट हो जाएगा कि 7 की बजाय मेरे पास एक्चुअल प्रैक्टिस में पॉइंट होगा 7 डैश, और ये जो प्रोसेस है ये मेरे पास एक्चुअल एक्सपेंशन की प्रोसेस है, एक्चुअल एक्सपेंशन प्रोसेस। तो मेरे पास जो प्रेशर है, अब इस केस में जो प्रेशर मेरे पास रहने वाला है ये प्रेशर होगा वो, और इस प्रेशर को कहते हैं कैबिन प्रेशर। अब जो प्रोसेस हुई मेरी
6 to 7 डैश एक्चुअल एक्सपेंशन की बात करें, अगर आइसेंट्रोपिक है तो 6 से 7 होगा, एक्चुअल हमारा 6 से 7 डैश होगा। अब बात करेंगे जो 7 है, ये कैबिन के लिए इनलेट और कैबिन का आउटलेट हुआ हमारे पास 8, तो 7 से 8 के बीच प्रोसेस होगी। तो हमारे पास क्या, जब कैबिन से पास करेंगे उसका जो टेम्परेचर है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा और वो नंबर होगा हमारे पास 8 नंबर, 7 डैश से 8 नंबर, और वो लाइन कैबिन प्रेशर की हमारी एज इट इज़ रहेगी। तो ये इस तरह से हम ड्रा कर सकते हैं कि अलग अलग पॉइंट्स पे क्या क्या प्रोसेस होती हैं। 1 से 2 हमारे पास प्रोसेस है, आइसेंट्रोपिक रैमिंग की प्रोसेस थी, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में 1 से 2 डैश है। 2 डैश से 3 हमारा आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था, 2 डैश टू 3 डैश हमारे पास एक्चुअल कंप्रेशन है। 3 डैश से 4 हमारे पास हीट एक्सचेंजर से पास किया, टेम्परेचर कम हुआ। 4 से 5 हमने सेकेंडरी कंप्रेसर से पास किया तो आइसेंट्रोपिक कंप्रेशन था। 4 से 5 डैश पे मेरे पास एक्चुअल कंप्रेशन है इन एक्चुअल प्रैक्टिस। फिर सेकंड हीट एक्सचेंजर से पास हुआ, टेम्परेचर ड्रॉप हुआ, प्रेशर ड्रॉप हमने नहीं किया। 6 से 7 पे आइसेंट्रोपिक एक्सपेंशन है, एंट्रोपी कांस्टेंट है। 6 से 7 डैश पे एक्चुअल एक्सपेंशन है और 7 डैश से 8 डैश पे हमारी एक्चुअल प्रोसेस है। तो ये तो था कि कैसे हम इसको ड्रॉ करते हैं टीएस डायग्राम को। उसके बाद है कि अगर हमें सीओपी फाइंड आउट करनी है इसकी, तो अगर हमें पता है कि यहाँ पे हमारे पास अगर क्यू टन ऑफ रेफ्रिजरेशन है कूलिंग लोड का कैबिन के अंदर, तो हमें सबसे पहले पता हो क्यू दैट इज द टन ऑफ रेफ्रिजरेशन इन द कूलिंग लोड इन कैबिन। तो सबसे पहले क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेटिंग पर्पज विल बी, हमें चाहिए कि हमें कितनी एयर की रिक्वायरमेंट है। क्वांटिटी ऑफ एयर रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेशन पर्पज, तो ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसको डिनोट करते हैं क्वांटिटी ऑफ एयर जो हमें चाहिए एम ए से, दैट इज इक्वल टू 210 क्यू अपॉन सी पी, कॉन्स्टेंट प्रेशर है, T8 माइनस T7 डैश, जो एक्चुअल रेफ्रिजरेशन प्रोसेस है हमारी 7 डैश से 8 है 8, तो T8 माइनस T7 डैश, और ये हमारा होगा kg पर मिनट में। उसके बाद पावर रिक्वायर्ड की, हमें कितनी पावर की रिक्वायरमेंट होगी, पावर रिक्वायर्ड फॉर रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम सो दैट इज इक्वल टू P इक्वल टू एम ए सी पी। मेनली जो कंप्रेसर का वर्क होगा, मेन कंप्रेसर प्रोसेस का जो वर्क है वो हमारा होता है 2 डैश से 3 डैश के बीच में, तो एम ए सी पी T3 डैश माइनस T2 डैश अपॉन 60, दैट इज इन किलोवाट। उसके बाद कि COP ऑफ रेफ्रिजरेटिंग सिस्टम, सो दैट इज इक्वल टू 210 क्यू अपॉन, ये रेफ्रिजरेटिंग इफेक्ट है हमारा, दैट इज उसके वर्क डन, एम ए सी पी T3 डैश माइनस T2 डैश, सो फाइनली दैट इज इक्वल टू 210 क्यू अपॉन P इंटू 60, बिकॉज दिस टर्म दैट इज इक्वल टू P इंटू 60। सो ये COP का फार्मूला है बूटस्ट्रैप में। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम TS डायग्राम को प्लॉट कर सकते हैं बूटस्ट्रैप एयर कूलिंग सिस्टम में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और NUnivers 22 को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।